हेलो लवली बडीज, तो वेलकम है आप सभी का 6th पार्ट में। जंगजी देखता है रोशन ने अपनी रिपोर्ट में इस बच्ची के क्लिप को ऐड ही नहीं किया होता है। उसकी रीजन इसे बिल्कुल भी खोपड़ी में नहीं घुसती है। गुलेन इसे बार बार रोशन से ब्रेकअप कर लेने पर फिर से सोचने का बोलता है कि उसने जरूर उसे मिसअंडरस्टैंड कर लिया है, मगर जंगजी का दिमाग अभी भी गर्म था कि ब्रेकअप हो चुका तो हो चुका, सोचना काहे का और काम थोड़ी है जिसे सर पे सवार करके बैठा रहूं। पर गुलेन मजिद था कि वो इतनी आसानी से किसी भी चीज का पीछा नहीं छोड़ता है, तो इसे क्यों ऐसे जाने दे रहा है? क्या वो लिटिल गर्ल इसे इसकी मोम की याद दिलाती है? पर जंगजी को इस सब के बारे में याद करना अच्छा नहीं लगता, तो इसे मजीद इस टॉपिक पर बात न करने का बोलता है। रोशन, काशिन और जंगजी दोनों की बातों से बहुत ज्यादा सैड थी। शिनजी के पूछने पर कि क्या काशिन को सब बोलने पर रिग्रेट कर रही है, तो बोलती है उसे काशिन को सब ऐसे बताने और एक्सेप्ट करवाने पर कोई रिग्रेट नहीं है। वो इसे लंबे अरसे तक फॉल्स होप देकर बहुत बड़ी तकलीफ सहन करने से बचाना चाहती थी, बिकॉज ये सब वो फेस कर चुकी है। अगर उसे भी पहले बता दिया जाता तो वो इसे जल्दी स्वीकार करके आगे बढ़ जाती। उसका तरीका क्रूअल था, मगर हकीकत से भागना अच्छा नहीं है। वो सहन कर चुकी है तो ऐसे सबका दर्द जानती है। शिनजी को लगता है तकलीफ में है, मगर बार बार उसे अपने फाइन होने का बताती रहती है। फिर उसे भूख लगी होती है, अकेले ही कहीं बाहर जाकर डिनर करने के लिए जाने लगती है। पर बाहर उसका एडिटर काशिन वाली वीडियो को डिलीट करने के लिए राजी ही नहीं था, जबकि रोशन ने इसे ओरिजिनल फाइल उड़ाने का बोला था। फिर वो उसकी सभी बातें सुन लेती है कि कैसे हेराफेरी का प्लान कर रहा है, तो खुद जाकर फाइल्स को उड़ा देती है। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। फिर एक ढाबा टाइप जगह पर नूडल्स खाने जाती है और साथ में ही खूब रो धो कर ब्रेकअप का शौक भी मनाया जा रहा होता है। कुछ देर बाद जंगजी भी वहाँ पे पधारता है। वो उसकी आवाज सुनकर पहचान लेती है। ऑर्डर देकर सीट पर बैठने के लिए चल पलट और एक दूसरे को देख लेते हैं। वो जल्दी से कल्टी मार लेती है और उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। आंसू जल्दी जल्दी साफ और खाने की एक्टिंग पर हाथ कांप रहे होते हैं कि अभी कुछ बोले, अभी कुछ बोलेगा, मगर वो तो चुपके से जाकर फिर अपनी अलग सीट संभाल लेता है। दोनों अपनी अपनी गर्दनें टेढ़ी मेढ़ी करके हल्का हल्का तंगा झांकियां करते रहते हैं, मगर बात बनती नहीं है। खाना खाकर जाकर बिल चुकता करके वहाँ से निकल जाती है। अपने रास्ते जहाँ तक उसे दिख रही थी, जंगजी की नजर उस पर जाते हुए टिकी रहती है। रास्ते पर जाकर खुद की लक को कर्स करती है। कितनी अनलकी है कि नूडल्स खाने निकली, उधर भी इस मगर बिल्ली से टकरा गई। फिर अपने कुलीग से रिलेटेड कुछ देखते देखते जिसके साथ उसकी ज्यादातर इनबिन रहती है, वे हाल ही में रोड को क्रॉस करते हुए रोड पर उड़ते हुए हेलीकॉप्टर और उसकी जप्पी होते होते जंगजी आकर बचा लेता है और अब उसके गले लगी खड़ी आसपास के चीखों से सर फाड़ रही होती है। कोई 1-2 घंटे तक तो उसके डर जाने का वेट ही रहता है और ऐसे ही जंगजी के गले लगी खड़ी रहती है। फिर थैंक्स करने लगती है, मगर आगे से तो जंगजी होता है, तो उसे देखकर तो उसे चुप्पी लग जाती है। और वो पूछ रहा था काशिन की वीडियो क्लिप क्यों नहीं दिखाई जब रिकॉर्ड कर ली थी। आंसर देना नहीं होता है तो उसके हाथ पर चुटकी काट कर और चीख कर भाग जाती है। और फिर जंगजी इधर उधर बंदे लगाकर मालूम करवाता है काशिन स्टार नामी आश्रम में चली गई है। वहाँ के डायरेक्टर ने सोशल वर्कर से खुद कांटेक्ट करके काशिन को आश्रम लेकर गई है। वो अभी अपने आदमी को आश्रम की मैनेजमेंट से बात करने का बोलता है और फिर अपने कुछ एम्प्लॉइज को आश्रम लेकर जाता है। इनको आज वहाँ के बच्चों के साथ समय बिताना होगा ऐसा बोलता है और वो सबके सभी हैप्पी सभी बच्चों को अपने साथ खेलने के लिए ले जाते हैं। पर तभी उनके जाने के बाद रूली भांडा फोड़ता है कि शक्ल से सिर्फ सोमी दिख रहा है, वरना आश्रम आने का इसका कुछ और ही पर्पज होता है। वो काशिन के बारे में जानना चाहता होता है। फिर जाकर उधर की डायरेक्टर से मिलता है और इधर उधर की बच्चों को लेकर बातें कर ही रहे होते हैं। एक विंडो के पास रोशन की काशिन के साथ बात करते सुन लेता है। अरे लो, इसका तो भाग खुल जाता है, किस्मत उसका साथ दे रही थी। चुपके से जाकर रोशन के पीछे खड़े हो जाता है और तब पता चलता है रोशन एक अनाथ है। उसके मोम डैड के साथ घूमने फिरने निकली थी, पर एक्सीडेंट में सिर्फ वो ही बच गई थी। उसे भी काशिन की एज में इसी आश्रम घर में लाया गया था, मगर इसके साथ मिसहैप ये हुआ था कि इधर के सीनियर बच्चों ने कई सालों तक इसके मोम डैड के लौटने की झूठी होप दिलाई थी। जब भी उनको कोई काम करवाना होता था, वो सिर्फ ऑलवेज ओबीडिएंट रहने का बोलते थे कि अगर वो इन सबकी बात मानती रहेगी तो भगवान उसकी मोम डैड को उसके पास भेज देंगे। मगर जब उसने खुद समझना स्टार्ट किया, सब तो उसे एक्सेप्ट करने में बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी, जो कि अगर वो लोग पहले बता देते तो इतनी मुश्किल न होती। वो काशिन को रियलिटी के साथ जीना सिखाना चाहती थी, मगर वो स्टिल चुप थी। रोशन वापस पलटने लगती है। जंगजी उसके आगे से
रास्ता रोके खड़ा सब सुन चुका था, पर वो इससे बात नहीं करना चाहती थी। वो इससे अपोलोजाइज करने के लिए कहीं बैठकर ढंग से बात करने की रिक्वेस्ट कर रहा था, मगर रोशन को मानते न देखकर उसे जबरदस्ती उठाकर वहाँ से सबके सामने अपने साथ उसे क्रिस पर ले जाता है। उसके हाथ पैर बंधे थे कि वो उसकी बात सुनने के लिए जो नहीं मान रही थी। उसको जाकर अपोलोजाइज करता है कि वो बिल्कुल रॉन्ग था। उसने उसके प्रोफेशन को बहुत बुरा बोला बिकॉज तब काशिन को लेकर इसकी इंटेंशन जो नहीं जानता था कि उसके भले के लिए सब कर रही है। वो उसकी बात सुन के भी चुप रहती है तो उसे कुछ मुंह से फूटने की रिक्वेस्ट करता है कि तभी उसके पेट में दौड़ते हुए चूहों की आवाजें सुन लेता है तो समझ जाता है कि इसलिए चुप है। वो पूछता है क्या उसके लिए कुछ बना कर लाए, पर वो तो भूख न होने के नारे लगाती रहती है, मगर वो फिर भी उसके नाना बोलने पर भी स्पैगेटीज कुक करने के लिए जाता है। फिर वो उसे काम करते देखकर मन में बोलती है लगता तो है कि सिंसियरली इसको अपोलोजाइज कर रहा है। फिर वही बैठे बैठे दूर से उसको आवाज लगाती है। उसने इसके बारे में बहुत सोचा है और अब डिसाइड किया है कि उसे माफ कर देगी, तो अब आकर उसके हाथ पैर खोल दे। मगर जंगजी उसके हाथ पैर खोलने वाली बात सुनकर उसे लगता है खुद को छुड़वाने के लिए सब बोल रही है। आई फेस को बटरिंग करने लगती है कि क्या हुआ अगर उन्होंने ब्रेकअप कर लिया, कपल नहीं रहे तो वो अभी भी स्टिल फ्रेंड्स तो है ना। वो चढ़कर बोलता है फ्रेंड्स, जिस पर एक्सप्लेन करती है देखो ना अगर फ्रेंड्स रहेंगे तो ज्यादा अच्छे से एक दूसरे को समझ पाएंगे और अगर फिर से कपल बने तो जबरदस्ती चीजें एक दूसरे पर थोपते रहेंगे। मगर जंगजी चुप हो जाता है बिकॉज उसको आइडिया अभी तक कुछ खास अच्छा नहीं लगता है और इधर वो बेचारी हर तरह से उसे खुद को खोलने के लिए बोलती रहती है, कभी वॉशरूम जाने का बहाना, कभी दर्द का, मगर वो उसके फ्रेंड वाली बात में खोया खड़ा था सो टच से बस नहीं हो रहा था। और फिर जब बहुत देर के बाद जाकर उसके हाथ पांव खोलता है तो वो भी उसके खाने पर खूब हाथ साफ करने लगती है और वो सिर्फ उसे खाते देखता रहता है और मन में हैप्पी होता है और उससे पूछता है ये खाना उससे अच्छा लगा है, मगर बात बदल कर जाने लगती है तो उसे बताता है उसने अभी तक इसके लिए सूप और कॉफी भी बना रखी है और उसे वो भी खिलाए पिलाए जाने नहीं देगा। अब ये सरिता की भूख तो उसे भी बाकी थी मगर टशन भी तो दिखाने थे ना। बोलती है अब बना ही चुके हो तो चलो वेस्ट नहीं करते हैं, ले ही आओ। जब वो उसके लिए कॉफी और सूप लेने जाता है बाकी की स्पैगेटीज उससे छुप गए, जितना हाथ साफ कर सकती होती है जल्दी से करती है। वो उसके पास आता है, कॉफी पर ब्लो करके ठंडा करके देता है, उसको चुराने के लिए बोलती है अब मेरा फ्रेंड मेरे को इतना इंसिस्ट कर रहा है तो चलो पी ही लेती हूँ। उसके बाद उसको घर तक ड्रॉप करने जाता है। जंगली बिल्ली हो और आराम से बात कर ले ये तो हो नहीं सकता था। उसको टशन से बोलती है तुम जो ये मेरे पर ट्राइयां श्राइयां मार रहे हो मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कट बता चुकी हूँ, इन सब का कुछ फायदा नहीं होने वाला है। मैं जो बात बोल देती हूँ उसे करके दिखाती हूँ और जो नहीं बोलती हूँ वो भी करती हूँ। अगर मैंने तेरे को फ्रेंड मान लिया है तो इससे कोई फॉल्स हो मत पाल लेना। मगर वो जो उसकी बातें सुनकर चुप बैठा था, देखता है उसकी तो सीट बेल्ट ही नहीं खुल रही थी। वो भी सीट बेल्ट को खोलने के लिए देखने लगता है पर उसे भी नीचे की तरफ से मुश्किल होती है जिस पर ऊपर से देखने के लिए उसके क्लोज था और इधर इसके हार्ट ने तबाही मचा रखी थी। सांसें रुकी बैठी थी करीब पाकर, मगर वो इसकी सीट बेल्ट को खोलने पर लगा हुआ था। मगर प्यारा समझ सब रहा था, झटके वटके लगाकर सीट बेल्ट निकाल ही लेता है। उसे थैंक्स फ्रेंड बोलती है पर उसे अपनी तरफ तकते पाकर हड़बड़ी में वो अंदर भाग जाती है। अंदर जाती अपनी सांसें दिमाग ठिकाने पर लाने की कोशिश करती है। उसे लगता है जुबान से उसे फ्रेंड बोलने से जान छूट गई है, मगर ऐसा नहीं था। दिल तो फ्रेंड बनाने पर राजी ही नहीं था। इधर वो भी उसके घर के बाहर बहुत देर तक खड़ा स्माइल करता रहता है। शिंजी को जिस जगह जाना था उसके साथ चिमटा हुआ चुआन रास्ता भूल जाता है तो वो लोग फिर रास्ते के करीब ही किसी और गेस्ट हाउस पर चले जाते हैं। वहाँ जाकर शिंजी को उसका एक्स बॉयफ्रेंड वांग मिलता है। बातों बातों में पता चलता है इस जगह का ऑनर है। उससे मिलने के बाद बातचीत करने के बाद फौरन से वॉशरूम जाकर अपनी लक पर कर्ज करती रहती है। ये सब क्या हो रहा है? इसकी हालत इस समय वो थी कि मेरी कार भी वहाँ जा रुकी जहाँ मेरे एक्स का महल था। मुझे तो मेरी अपनी किस्मत ने ही डुबोया, वरना मैं और एक्स से मिलूं मेरे एक्स में कहाँ इतना दम था। बोलती है देखो तो मेरी क्या लक है कि मेरा एक्स मिला भी तो शादीशुदा है और मैं अपने फेक हस्बैंड के साथ सिंगल मिंगल हूँ। वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन अपनी लाइफ में खुश खरम, तो इसे दुख तो होना था। उसे अपने से आगे देखकर फिर खूब रो धो लेने के बाद उसे जगह अच्छी लगी थी तो चैनल के लिए अपने एक्स का इंटरव्यू भी करते जाने का डिसाइड कर लेती है। इंटरव्यू करते हुए उसे बताता है अपनी वाइफ का विलेज है, उसने उसके लिए शहर की लाइफ छोड़कर इस जगह बिजनेस करने का सोचा था कि अपने बच्चों को भी नेचुरल लाइफ के करीब रखकर उनकी परवरिश करे। वो उस जगह के बारे में बता रहा था। इंटरव्यू चल ही रहा था। गुलन भी वहाँ
वहाँ आ जाता है बिकॉज उसकी भी इस जगह पर मीटिंग चल रही थी किसी और के साथ। एक्स के सामने उसका पति परमेश्वर बनता है और वो बोलता है अच्छा लड़का चुन लिया है, वरना जब इससे ब्रेकअप हुआ था उसे लग नहीं रहा था कि वो कोई बॉय पकड़ पाएगी, जैसे उसकी मिन्नत तरले कर ले ही थी। और शिनशी पास्ट की बातों के गड़े मुद्दे उखाड़ना नहीं चाहती थी तो उसे चुप रहने को बोलती है। गुलिन सब देख रहा था शिनशी को सबसे कितनी तकलीफ हो रही है, मगर बेचारा कुछ कर नहीं सकता था। रात को गेस्ट रूम में शिनशी के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर बाहर एक नदी के पास ले जाता है। शिनशी पाँव फिसलने से गिरने लगती है और फिर बच जाती है तो उसे अपना हाथ पकड़ने का बोलता है ताकि आगे से न गिरे। वो फिर पूछती है बाहर लेकर क्यों आया है उसे। थोड़ा आगे ले जाकर वहाँ पर जुगनू दिखाने लाया होता है। शिनशी बहुत देर तक इस सीन में खोई रहती है, सब बहुत रोमांटिक दिख रहा होता है। वो इसे स्माइल करते देखता रहता है, फिर इसे कुछ पूछने की परमिशन मांगता है। वांग के साथ डेट उसने सचमुच की थी और उसके यस बोलने पर फिर पूछता है तो ब्रेकअप क्यों कर लिया था फिर। अब थोड़ा टॉपिक लंबा होने वाला था सो आराम से बैठकर याद करके बताती है। वो आजाद पंछी की तरह उड़ना चाहता था, उसे अपने प्लान्स मेरे साथ शेयर करना अच्छा नहीं लगता था, जिस पर गुलिन बोलता है अगर वो तेरे से ट्रू वाला लव करता था फिर तो उसे अपनी एक एक चीज के प्लान के बारे में तेरे साथ शेयर करना चाहिए था ना। शिनशी बोलती है आमतौर पर तो ऐसा ही होता है, उसने छोड़ते समय पहले बोला कि वो मेरे लिए मुझे छोड़ रहा है, पहले उसकी बात को सच मान लिया कि उसे मेरी परवाह है, मगर जब थोड़ी ही देर बाद उसके पीछे गई तो उसे इसी जगह से अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ चिपक कर जानू मानू सोना बाबू मूवी के लिए जाते देखकर सारी समझ खुल गई थी कि चीट कर रहा था साला उसे। फिर वो पूछता है क्या अभी भी उसे लव करती है, बोलती है उसके माथे पर पागल लिखा हुआ दिख रहा है उसे क्या। सब सोचकर ही उसका दिमाग तो खराब हो जाता है, कितनी पागल थी, एक गधे पर अपना समय वेस्ट किया उसने। बोलती है उसे हमेशा रहने वाले और सच्चे प्यार पर विश्वास नहीं है। वो बोलता है मगर वो ट्रू लव पर विश्वास रखता है और साबित भी कर रहा है, जिस पर बोलती है जिस गर्ल को लव करता है वो तो बहुत लकी है ना। बताने ही लगता है कि वो तो वही है, मगर शिनशी बिल्कुल उसे मौका दिए बिना ही बात काट देती है और बोलती है छोटे भैया लगे रहो, दीदी की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। आई फिर से सैयद से भैया बनते ही उसकी तो सिटी गुम गई थी, दिमाग बताना चाहता था और जुबान उसका साथ ही नहीं दे रही थी और वो बताने न बताने के बीच में ही लटका रह जाता है। मम्मी घर पे पिताजी से पूछती है कितने दिन गुजर चुके हैं अभी तक बेटी की शादी और उसके पति को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, क्या इरादे बनाए बैठे हैं। पिता बोलते हैं जब बात करो सांस रुकी रहती है उसकी, सूखा हुआ पत्ता है जरा सा हवा मारो तो उठ जाएगा, ऊपर से उसकी फैमिली का कुछ अता पता नहीं है, ऐसे कैसे अपनी बेटी के लिए चुन लूं। मम्मी बोलती है कमाल करते हो जी, इतना अच्छा सुधरा हुआ लड़का है, इतनी इज्जत देकर डैड बोल रहा था, डांट कर अंकल आंटी तक ले गए, उसे कभी कुछ कहने का मौका दोगे तो कुछ बताएगा ना अपने बारे में। उसे घोंसा दिखाती है, सब बहुत हुआ, बेटी का घर बर्बाद नहीं करने देगी मजीद। आराम से बंदों की तरह उसके पास बैठकर जो पूछना चाहते हैं पूछ ले, वरना अभी तक जैसा उन्होंने इसे ट्रीट किया है ना, कोई और इधर होता तो 1 मिनट बर्दाश्त किए बिना जा चुका होता, मगर वो अच्छा लड़का अपने पेरेंट्स न होने की वजह से इनको इज्जत देता है, इनकी बेटी को चाहता है, उसकी केयर करता है, और क्या चाहिए इनको। गेस्ट हाउस से गुलिन को पहले दोस्ती देती हुई है, वो शिनशी के साथ बात करते हुए इनके पीछे दुबके बैठे चौन को देखता है, जो कि बेचारा शिनशी का हिटलर दीदी रूप देखकर डरा हुआ था। वांग पास्ट को लेकर शिनशी के जख्मों को खरीदता है, वो बात नहीं करना चाहती थी, फिर उसे मजा चकाती है कैसे ये सब 7 साल पहले ही करके सब खत्म करना चाहिए था। वो इसकी सब चीटिंग देख चुकी थी, वो चुप थी तो सर पर चढ़ रहा है, अब ठंडा हो चुका था। जॉन को शिनशी को देखते पाकर गुलिन ने जान लिया था जरूर शिनशी को लाइक करता है। बोलती है लो तुम्हें भी पता चल गया, वैसे मेरी कंपनी में सब लोग जानते हैं। पूछता है अगर जानती हो तो फिर इसे बिजनेस ट्रिप पर साथ क्यों रखती हो, रिस्क क्यों लेती हो। जिस पर बोलती है नहीं वो गलत समझता है, वो इससे बड़ी है ना तो दीदी के तौर पर रिस्पेक्ट के तौर पर लाइक करता है। वैसे भी अगर एक भी छोटे बॉयज इसे दूसरे वाला लाइक करे भी तो वो इनको लाइक नहीं करती है। उसे अपनी एज से छोटे बॉयज के साथ आंख में टक्कर लड़ाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सब छोटे बॉयज उसके भाई होते हैं। बेचारा बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है, हर बार उसे भाई बोल रही है, घर के बाहर जाकर बैठ जाता है, अंदर पप्पा की वजह से जाने की तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी और बैठकर सोच रहा था, उसने तो सारी बात ही खत्म कर दी। पहले तो कोई थोड़ी बहुत होप थी कि शायद बात बन जाएगी, मगर अब तो भाई की खतरनाक लिस्ट में डाल दिया है। अभी सबके बारे में सोच ही रहा होता है कि पप्पा उसे विंडो से देखकर उसके पास आ गए थे और फिर से चुपके से अपने साथ घर ले जाते हैं। पप्पा अब की बार आराम से पास बैठकर उसकी स्टडी और उसकी कंपनी के बारे में पूछते रहते हैं और गुलिन भी हंसी खुशी सब बताता रहता है। पप्पा जानना चाहते होते हैं कंपनी बनाई है टॉप वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा
हुआ है तो उसके पास इतना पैसा किधर से आता है, जिस पर बताता है उसे अपने इंटरनेशनल पेरेंट्स से रॉयल्टीज मिलती हैं जिससे सब खर्चे पूरे करता है। तो फिर पप्पा पूछते हैं मंथली कितना पैसा उसके पास होता है, पत्नी को कैसे सपोर्ट करेगा, घर कैसे चलाएगा। बोलता है तकरीबन $200,000 हर मंथ उसके बैंक में होते हैं। तो उससे लगता है कि इस सब से वो अपने घर का खर्चा आसानी से चला सकता है। माता पिताजी की तो मंथली $200,000 सुनकर होश ही उड़ जाते हैं। इतना पैसा, वो भी हर महीने। कहीं लौंडा झूठ तो नहीं बोल रहा है, पप्पा दिल में बोलते हैं। उधर माताजी हैप्पी थी, बेटी बहुत सुखी रहेगी, वरना इसे देखकर कौन बोलेगा कि इतना पैसा इस लौंडे के पास होता है। और फिर अपनी उंगलियों पर गिन रही होती है कि कितना पैसा बनता है। फिर पप्पा अच्छे से उसकी छानबीन करके उसको टेस्ट में पास कर देते हैं। बल्कि नहीं, रुको तो जरा, सब्र तो करो, $200,000 ने उसका काम बना दिया था। और फिर अब पप्पा उसे भाषण देने लगते हैं। खुद से पहले शिनची का सोचेगा हर बार, उसकी गलती पर भी अपनी गलती मानेगा, सबसे पहले सॉरी करेगा और पता नहीं क्या क्या, जिन बातों पर पप्पा खुद तो बिल्कुल भी अमल नहीं करते थे कम से कम। और शिनची फिर जब घर वापस आती है, गुलिन उसे सबसे पहले देखकर उठकर वेलकम करने जाता है। वो डोर के बाहर खड़े हुए पप्पा की सारी बातें सुन चुकी थी जो वो गुलिन को बता रहे थे। जल्दी से पप्पा को जाकर थके होने का बताकर गुलिन को लेकर फिर से रूम में चली जाती है। माता पिता दोनों को अच्छा देख कर हैप्पी होते रहते हैं। गुलिन को लगता है सचमुच में टायर्ड है तो उसे पहले सो जाना चाहिए, खाने के समय पर उसे वो जगा देगा बोलता है। मगर उसको बताती है उसने सब गुलिन को अपने पप्पा से बचाने के लिए बोला था, कोई थकी वकी नहीं है। फिर उसे बताती है पप्पा की एक भी बात को सीरियस लेने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। जो जो तुम्हें बोला है ना, इसमें से किसी एक आधी बात पर भी खुद अमल नहीं करते हैं, सिर्फ बातों के हवाई जहाज उड़ाते रहते हैं। वो भी जानबूझकर पूछता है इन सभी बातों में एक बात तुम्हें नाइस तरीके से ट्रीट करने की भी बोली थी, तो उसे भी ना करो क्या? तभी शिनची उसे बोलती है हाँ, इस बात से उसे याद आया कि मुझे इतने नाइस तरीके से ट्रीट बाद में करना। पहले बताओ, तुम्हारी जो लवर है उसे जब मेरे साथ तुम्हारे रहने की बात पता चलेगी तो मिसअंडरस्टैंड नहीं करेगी कहीं? बोलता है वो नहीं करेगी। फिर बताने लगता है कि वो तुम खुद ही हो, मगर उसके बोलने से पहले ही अपने हाथों को फ्लाई करने लगती है। पूछता है ये क्या है, इसका मतलब क्या है? तो बोलती है मेरा मतलब है कि ऊपर तो नहीं पहुंच चुकी है जो उसे बुरा नहीं लगेगा। तो उसकी बात सुनकर फौरन से बोलता है तौबा करो, वो बिल्कुल ठीक है, अच्छी भली है, बस प्रॉब्लम तो मेरे में है कि मैं उसे कन्फेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर दोनों ही चुप हो जाते हैं। रोशन एक बिल्डिंग से एक्सक्लूसिव न्यूज पकड़ कर निकलने ही लगती है। वही इसी बिल्डिंग में मिशन पर जांगजी ने रोशन को देख रखा होता है। पीछे से आवाज देकर उसको रोकता है। दोनों उसके बुलाने पर पास जाकर हेलो हाय करते हैं। तभी उसको अपनी सेफ्टी को लेकर एडवाइस कर रहा होता है। बिकॉज रोशन एक्सक्लूसिव न्यूज पाने के लिए जिस बिल्डिंग में काम कर रही थी, वो उसके सामने की विंडो से सब करना में देख चुका था, कैसे लापरवाही से सारा काम कर रही थी। रोशन उसकी सभी बातों को सुनती रहती है, पर इस सारे समय में उससे नजरें मिलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर उसे जान छुड़ाकर जाने लगती है। तभी उससे फिर कोई न्यूज मिलती है अपने कुलीग को लेकर कि जल्दी में वहाँ से भागने ही लगती है। जांगजी तभी एक बाइक को दूर से रोशन का निशाना पकड़कर हिट करने के लिए निकलते हुए देखता है और फौरन से उसका दिमाग हॉर्न बजा देता है। ये दूसरी बार होने जा रहा था। जांगजी फौरन से जाकर रोशन को बचा लेता है और वो उसके सीने में समाई खड़ी थी। और जांगजी तो वहाँ से जाती हुई बाइक को देखने लगता है। उसे बात खटक गई थी मन में कि चलो एक बार अगर बाइक इससे टकराने लगी थी तो मिस्टेक हो गई, मगर बार बार उसी स्टाइल से कोई ऐसा कर रहा है तो जरूर किसी ने प्लान कर रखा है इसके खिलाफ। फिर सीधा वापस क्रिस जाकर गुलिन को इस रोड की सभी फुटेज निकालने को बोलता रहता है। जब गुलिन सभी फुटेज निकाल चुका होता है, उसे बताता है उसे किसी की तलाश है, मगर वहाँ पर लगे हुए कैमरे से कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा था। वीडियोस देखते रहते हैं और पिक्चर्स भी बना कर देखते हैं, पर सब कुछ बहुत ब्लर होता है। मामला रोशन का था। जांगजी इसको खुद अपने हाथों में लेना चाहता था और इस पर खुद से काम करने का डिसाइड कर लेता है। और इसी के साथ 6 पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं। आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।